नमस्कार, मैं चेतन कुमार। पिछले मंगलवार को गृह मंत्रालय के द्वारा एक योजना लाई गई है जिसका नाम है अग्निपथ योजना। इस योजना में 17 से 21 वर्ष के युवाओं को सेना में बहाल किया जाएगा। लेकिन अगर 17 से 21 वर्ष के बीच के युवा सेना में बहाल होते हैं तो मान लिया जाए कि यदि 100 लोगों को सेना में लिया जाएगा तो 75% को ससम्मान सेना से बाहर भी कर दिया जाएगा। साथ में एडवर्टीजमेंट में यह भी लिखा हुआ है कि अप टू 25% को सेना में अस्थायी रूप से रखा जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना है अप टू 25% नहीं। लोगों को ये लग रहा है कि चलो 100 में से कम 25 लोगों को तो अस्थायी नौकरी मिलेगी, लेकिन यदि वो एडवर्टीजमेंट में ध्यान दे तो लिखा हुआ है अप टू 25%, यानी कि वो 1% को भी ले सकते हैं और 25% को भी ले सकते हैं। ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सेना में संविदा के आधार पर सैनिकों की नियुक्ति की जा रही है। हम लोग जानते हैं विशेष रूप से बिहार के और उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं, जो गांव के युवा हैं, अपने शरीर को तपा के सेना में बहाल होना चाहते हैं। और सेना में बहाल होना केवल उनके लिए एक नौकरी भर नहीं, उनके पूरे गांव की एक तमन्ना होती है। अब यहाँ पे ये सोचना है कि 21 वर्ष में जब वो युवा रिटायर माना जाएगा तो क्या उसके मन में ये रहेगा कि मैं रिटायर हो गया हूं, या गांव वाले या समाज या परिवार उसे ये फील कराएगा कि आप रिटायर नहीं हुए हैं, सेना से निष्कासित कर दिए गए हैं। इस योजना में यह कहा जा रहा है कि जो युवा 21 वर्ष के बाद रिटायर कर दिए जाएंगे उसे एक लमसम राशि दी जाएगी, उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा और पैरामिलिट्री में भी उन्हें एक विशेष कोटे के तहत लिया जा सकता है। लिया नहीं जाएगा, लिया जा सकता है। यहाँ पे एक सवाल यह उत्पन्न होता है कि क्या 21 वर्ष नौकरी करने का उम्र है या 21 वर्ष रिटायर करने का उम्र है। भारत में जिस प्रकार से शिक्षा में संविदा कर्मियों की नियुक्ति हो गई, अर्थात नियोजित के आधार पर शिक्षा को ध्वस्त कर दिया गया, क्या उसी प्रकार अब सेना को भी ध्वस्त किया जाएगा। मान लिया जाए कि एक युवा जो 18 वर्ष का है और सेना में नियुक्त होता है, अगर उसे ये लगे कि 21 वर्ष के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा तो इन 4 वर्षों में क्या वो अपने तन मन धन से सेना की नौकरी कर पाएगा। क्या इसमें ये आशंका उत्पन्न नहीं होती है कि इनमें से कुछ युवा दुश्मन देश से मिल जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि भारत में बेरोजगारी चरम पे है, अमेरिका में आर्थिक मंदी शुरू हो गई है और भारत में इस समाचार को काफी हद तक छुपाया जा रहा है। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, इस योजना में जो कहा जा रहा है कि आपको इस तरह के लाभ मिलेंगे, क्या उसकी गारंटी है वो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, ये जो अग्निपथ योजना है जिसमें 4 वर्ष की नौकरी का प्रावधान है और अप टू 25% को अस्थायी नौकरी मिलेगी, यहाँ पे ये सोचना है कि उन 75-80% युवाओं को का भविष्य होगा क्या। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं वही जानते हैं कि इसमें कितना मेहनत लगता है। मान लिया जाए कि कोई बीपीएससी का स्टूडेंट है, वो तैयारी करके एसडीएम बनता है और एसडीएम बनने के 4 वर्ष के बाद 5 वर्ष के बाद उसे हटा दिया जाएगा तो उसकी मनोवृत्ति यहाँ पे होगी क्या। सेना की वर्दी पहन के दीपावली में सैनिकों को मिठाई खिला देना एक और बात है और सैनिक बनना एक अलग बात है। समाचार के माध्यम से ये सुनने को मिल रहा है कि बिहार में सबसे अधिक आगजनी की घटनाएं घटित हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि किसी योजना का, किसी स्कीम का विरोध करना है तो उसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कहीं से भी जायज नहीं है। लेकिन आज का भारतीय युवा अब पूरी तरह से सरकार से निराश हो गया है। इसके पीछे काफी कारण है।
अगर आप केवल सेना के विषय में देखिएगा तो जो ग्रुप डी लेवल के सैनिक होते हैं वो बिहार, यूपी जैसे पिछड़े हुए राज्यों के गांव से निकल के आते हैं, और जब वो नौकरी प्राप्त करते हैं तो गांव में एक खुशी का माहौल होता है। सोचिए वही माहौल 4 साल के बाद क्या मातम में नहीं बदलेगा? क्या समाज, क्या परिवार, क्या उनके माता पिता ये मानने के लिए तैयार होंगे कि उन्हें रिटायरमेंट नहीं दिया गया है, उन्हें सेना से बर्खास्त किया गया है? अगर उन्हें कोई मल्टीनेशनल कंपनी अपने में नौकरी देती है तो वहां का क्या इन्वायरमेंट उनके लिए एक फील गुड फैक्टर के रूप में उभरेगा? मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि पिछले 7-8 वर्षों में अक्सर हम लोग ये क्यों देखते हैं कि केंद्र सरकार की जो योजना है जब वो धरातल पे आती है तो उसका पुरजोर विरोध होता है। अगर हम लोग 2014 से देखेंगे तो एक योजना आई थी आधार कार्ड योजना। उस आधार कार्ड योजना के माध्यम से आपको मोबाइल में आधार कार्ड को लिंक करना था, आपको गैस सिलेंडर में उसे लिंक करना था। सोचिए 2014-2015 के उस घटना को, जब सब्सिडी प्राप्त करने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। सिलेंडर एजेंसी को पता नहीं था कि क्या उसे आधार कार्ड लिंक करना है, बैंक को यह पता नहीं था क्या उसे आधार कार्ड लिंक करना है, और आज 2022 में बिना पूर्व सूचना के सब्सिडी को बंद कर दिया गया है। 2015 में सांसद आदर्श ग्राम योजना आई, उसमें प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सांसद को 2 गांव को गोद लेना था और उसे पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना था। हमारे नरेंद्र मोदी ने भी बनारस के 2 गांव को गोद लिया था, जिसमें एक गांव जयापुर गांव है। अब जाके उस जयापुर गांव के हालचाल को भी थोड़ा देख लिया जाए और उन गांवों के विषय में भी देखा जाए जो इन सांसदों ने गोद लिया था, उसकी स्थिति क्या है। क्या अब इस स्कीम की बात भी की जा रही है? 2006-8 नवंबर की घटनाओं को कोई नहीं भूल सकता, जब वित्त मंत्री को भी पता नहीं था कि लॉकडाउन के तरह का जो नोटबंदी हुआ था वो भारत को एक ऐसा दर्द देगा जो 2022 में भी दिखाई देगा। हमारा भारत का जो मजदूर वर्ग है उसमें इस तरह से टूटा कि आज भी उसको याद करके वो रो रहा है। नोटबंदी के समय ये बोला गया कि इससे काला धन आएगा, इससे आतंकवाद रुकेगा। तो मेरा यहाँ पे प्रश्न ये है कि क्या 2016 में जो नोटबंदी आया उससे जो पुलवामा का घटना रुका था? अगर पुलवामा का घटना रुका तो फिर नोटबंदी का क्या ये सकारात्मक प्रभाव था कि 2019 के 14 फरवरी को पुलवामा घटना हो गया? भाजपा के ही सांसद मनोज तिवारी ये बोलते हैं अब ये नोटबंदी नहीं नोट बदली है। तो यहाँ पे वो लोग खुद तय करें कि ये नोटबंदी है या नोटबदली है। उसके बाद हम लोग लॉकडाउन को भूल नहीं सकते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन आवश्यक था, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये है कि क्या इतने आपाधापी में लगाया हुआ लॉकडाउन आवश्यक था? हम लोग 2 लॉकडाउन 3 लॉकडाउन को देखे हैं और इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि केवल लॉकडाउन लगाने से कोरोना नहीं रुक सकता था। अगर आप 2020 को देखिए तो 29 जनवरी को भारत में पहला केस आ गया था। उसके बाद मार्च के महीने में 11 मार्च को WHO ने कहा था कि आपके भारत में बहुत बड़े पैमाने पे कोरोना है, लेकिन उसके बाद भी गुजरात में डोनाल्ड ट्रंप आए थे, एक बहुत भव्य आयोजन हुआ था और 2020 के मार्च 20 को ही मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट का तख्ता पलट हुआ और शिवराज सिंह चौहान की नियुक्ति हुई थी। तो क्या लॉकडाउन लगाने से कोरोना रुका या फिर इंजेक्शन से कोरोना रुका या आत्म संयम से कोरोना रुका? लॉकडाउन हम लोगों ने देखा। हम लोग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। जब पिछले साल लॉकडाउन लगा था तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में बिना किसी एहतियात के मजदूर संसद भवन को बना रहे थे और ऐसा बहुत सारा योजना है। हम लोगों ने 2020-2021 में किसान योजना को भी देखा था, जिसका पुरजोर विरोध 1 साल किसानों ने किया।
और उस योजना को केंद्र सरकार को पूरी तरह से वापस लिया गया। हम लोगों ने एनआरसी को देखा है, हम लोगों ने सीएए को देखा है, और ऐसे बहुत सारी स्कीम है केंद्र सरकार को जिसका दर्द आज भी भारत उठा रहा है। अब एक नया दर्द है अग्निपथ योजना। इस योजना में क्या, भारत को एक अग्निपथ बना दिया जाएगा और भारत के युवा इस अग्निपथ योजना से लथपथ हो जाएंगे। अब थोड़ा सा ये समझिए कि मान लिया जाए कि आपका बेटा अग्निवीर होता है और 4 वर्ष के बाद उसे सेना से रिटायर कर दिया जाएगा, तो क्या आप उसे एक रिटायर मानेंगे या आप उसे सेना से बर्खास्त मानेंगे? मानना और महसूस होना, इन दोनों में काफी अंतर होता है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। 2013 में नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक भाषण में कहा था कि मेरा सबसे बड़ा ख्वाब था सेना में सैनिक बनना, लेकिन बस का किराया नहीं था, मैं जामनगर जा नहीं सकता था, इस कारण से मैं सैनिक बन नहीं सका। तो यहां पे मैं ये याद दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने जो 2020 में लॉकडाउन दिया था, गुजरात से होके, महाराष्ट्र से, गुड़गांव से, दिल्ली से, हर जगह से, यूपी और बिहार में वैसे लोग आए थे जो मजदूर थे, 1000-1500 किलोमीटर की यात्रा करके आए थे। वो चल के और साइकिल के माध्यम से आए थे। तो क्या उनके पास बस का किराया नहीं था और वो सैनिक नहीं बन पाए? जबकि यहाँ के मजदूर, यहाँ के भारतीय चल के अपने गांव तक आ गए। दूसरा, अगर आप देखिएगा उनके कुछ भाषणों में वो ये बताते हैं कि 1971 के भारत बांग्लादेश जो युद्ध पाकिस्तान के साथ कर रहा था, जिसे विशेष रूप से हम लोग बांग्लादेश मुक्ति अभियान के रूप में जानते हैं, उन्होंने ये घोषणा की थी कि मैं बांग्लादेश मुक्ति अभियान में एक सैनिक के रूप में युद्ध लड़ा और बांग्लादेश के क्षेत्र में जेल में भी लड़ा। तो एक बयान में वो ये कहते हैं कि मैं सैनिक नहीं बन पाया, और दूसरे बयान में वो सैनिक बन के बांग्लादेश को मुक्त भी करा देते हैं। तो मेरा यहाँ पे ये सवाल है, इस तरह का कॉन्ट्राडिक्टरी हो क्यों रहा है? हम लोग टीवी के माध्यम से किसी के घर को टूटता हुआ देखते हैं और खुश होते हैं। एक ऐसा भी समय आएगा कि जब खुद का भी घर टूट जाएगा और ना आप खुशी मना पाइएगा ना आप दुख मना पाइएगा। तो यहाँ पे ये समझना है कि भारत को एक इवेंट मैनेजमेंट के रूप में हमें नहीं देखना चाहिए। जहां मंगलवार को यह योजना आई, सेना की योजना आई थी, अग्निपथ योजना आई, बुधवार को भारत में ही नरेंद्र मोदी के माध्यम से 10 लाख सरकारी नौकरी की योजना आई। आखिर ये इवेंट मैनेजमेंट नहीं है तो क्या है? मंगलवार को सेना में भर्ती की योजना आई थी, उन्हें पता था एक पुरजोर विरोध होने वाला है, तो कुछ युवाओं को इस योजना से अलग रखने के लिए एक 10 लाख के स्कीम की योजना लाई गई ताकि इस योजना का जो दुष्परिणाम दिखेगा उसे रोका जा सके। ऐसा क्यों हुआ कि मंगलवार को अग्निपथ योजना आया और बुधवार को 10 लाख लोगों के लिए, युवाओं के लिए नौकरी आई? हम लोग जानते हैं कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी की प्रत्येक वर्ष घोषणा हुई थी और आज ये 10 लाख पे सिमट गई है। ये उसी तरह की योजना है जब हम लोग से वादा किया गया था कि सरकार आएगी तो प्रत्येक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। और ये अग्निपथ जो योजना है जिसमें युवाओं को बोला जा रहा है कि 4 साल के बाद अगर आप रिटायर होते हैं तो आपको एक लमसम राशि दी जाएगी। तो हम सभी लोगों को यहाँ पे अवेयर रहना है, सरकार से सवाल करना देशद्रोह नहीं है। अगर आप युवा हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं और भारत की भलाई चाहते हैं तो सरकार से हम लोग सवाल कर सकते हैं, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र में सवाल ही नहीं किया गया तो वो फिर तानाशाही हो जाएगी। इसलिए भारत
उत्तर कोरिया नहीं है जहां पे आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते। हमारे पास एक ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री है जो मीडिया का आज तक सामना नहीं किया है। आखिर आप सवालों का जवाब नहीं दीजिएगा तो किस प्रकार आप बोलिएगा मैं सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री हूं। भारत जल रहा है। बिहार में पटना जिले के 2 स्टेशन, एक दानापुर और एक तारेगना को पूरी तरह से जला दिया गया है और इधर स्टेशन जल रहा है, उधर प्रधानमंत्री अपने मां के पैर को धो रहे हैं क्योंकि उनकी मां 100 वर्ष की हो गई है। हमारे भारत ने श्रवण कुमार को भी देखा है, लेकिन श्रवण कुमार ने कभी भी अपने मां के पैर को धो के फोटो खिंचा के पेपर में नहीं डाला था। यह बिल्कुल सच है कि उस समय फोटो वाला मामला नहीं था। हम लोग जानते हैं कि भारत का कोई भी युवा या भारत का कोई भी बेटा या बेटी 70 से 80% बेटा बेटी अपने माता पिता की सेवा करता है, लेकिन उसे उस सेवा को अपने सेवा के लिए यूज करना कहां तक उपयोगी है। क्या ये एरोगेंस नहीं है? यदि आज के न्यूज़पेपर को आप देखिएगा तो पूरा का पूरा आर्टिकल नरेंद्र मोदी और उनके मां पे डाला गया है। बार बार अब बीजेपी के माध्यम से ये बोला जाता है कि नरेंद्र मोदी का अवतरण इसलिए हुआ है ताकि भारत का भलाई हो सके। अगर आप 10 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान के स्टेटमेंट को देखिएगा तो उन्होंने इन्हें राम के अवतार घोषित कर दिया है। तो ऐसे चीजों से हमें बचने की आवश्यकता है और ये समझने की आवश्यकता है कि जो दूसरे के साथ हो रहा है कल को आपके साथ होगा। आज भारत में इतनी हिम्मत हो गई कि वो आर्मी के साथ छल कर रहा है। कल यूपीएससी में भी हो सकता है कि संविदा कर्मियों की नियुक्ति हो जाए, एक ऐसा आईएएस हो जो मल्टीनेशनल कंपनी का कभी डायरेक्टर रहा हो, उसे आईएएस बनाया जाएगा और कहा जाएगा कि आप 40 वर्ष के बाद रिटायर कर दिए जाएंगे यदि आप मेरे बात को नहीं मानते हैं। यहाँ पे ये जो योजना है अग्निपथ योजना, इसमें बताया गया है जो अप टू 25% को लिया जाएगा उसे एक सरकारी नौकरी, सरकारी परीक्षा के माध्यम से न लेके उन लोगों के माध्यम से लिया जाएगा जो सरकारी अधिकारी हैं। यानी कि जो 25% अप टू 25% सेना में बहाल होंगे वो सरकारी अधिकारी के रहमो करम पे होंगे, यानी कि घूस लेने और देने की पूरी पुख्ता व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई है। आज सेना में हुआ है, कल यूपीएससी में होगा, परसों बीपीएससी में होगा। बीपीएससी का हम लोग हाल जान ही रहे हैं। पिछले 15 वर्षों में कोई भी ऐसी बिहार की नौकरी नहीं है जिस नौकरी का पर्चा लीक न हुआ हो, कुछ धांधली नहीं हुआ हो। मेरे कुछ मित्र खुद इस एग्जाम को 2014 में जो सचिवालय का एग्जाम था उसे निकाले हैं। मेरे खुद मित्र आनंद कुमार ने इस एग्जाम को निकाला था, लेकिन उनका नंबर ज्यादा था और उनके जो स्टूडेंट थे उनका नंबर उनसे कम था, लेकिन उनकी नौकरी लग गई। तो आखिर भारत में ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि अगर आप किसी स्कीम का विरोध करते हैं तो आपको देशद्रोही कहा जा रहा है? क्यों भारत के आज 2 सबसे बड़े इतिहासकार बन गए हैं, डॉक्टर अक्षय कुमार और डॉक्टर कंगना रनावत? कोई भी योजना अगर उसका आप विरोध करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान समर्थक हैं। तो इस तरह के वातावरण से भारत को बचने की आवश्यकता है और आप सभी लोगों को इस योजना का विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये मामला भारत के रक्षा के संबंधित है। इसलिए सभी लोगों से आग्रह है कि इस योजना का सकारात्मक विरोध करें और साथ में सरकार को किसानों के तरह झुकने के लिए मजबूर करें, जिस प्रकार किसान ने सरकार को झुकाया था। और हम लोग जानते हैं कि ये सैनिक भी किसान के बेटे ही होते हैं। तो अब मामला पिता ने आपको झुका दिया है, अब बेटा आपको झुकाएगा। तो आने वाले समय में यदि आप लोग इसी तरह के अफलातूनी योजना को लेकर आएंगे तो भारत सही में अग्निपथ हो जाएगा। धन्यवाद।